सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 29 नवंबर 2020 को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर कानपुर नगर में जनपद स्तरीय प्रश्नोत्तरी आयोजित होने जा रही है, जिसको आपके साथ शेयर करने की मेरी कोशिश रहेगी। प्रश्नोत्तरी आप देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नोत्तरी में प्रश्न ज़रा अलग अंदाज में पूछे गए थे, थोड़े ट्विस्ट के साथ, जिनका सही उत्तर देने के लिए प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए और प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। इस जनपदीय परीक्षा में कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। पहला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प हैं। प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का ध्यान सरकारी विद्यालयों की ओर आकर्षित करना, शिक्षक के कठोर व्यवहार से बच्चे को बचाना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना, या कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने वाले बच्चों पर शिक्षक का ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो इसका उत्तर है कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने वाले बच्चों पर शिक्षक का ध्यान केंद्रित करने के लिए। ये जो आंसर्स इसमें हाईलाइट हो रहे हैं, ये मेरे ही आंसर्स हैं जो मैंने परीक्षा में दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं पर प्रभावी है? कक्षा 1 व 2, कक्षा 1, 2 व 3, कक्षा 3 से 8 या कक्षा 1 से 8। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 3 से 8। प्रश्न 3 है, आधारभूत आकलन के पश्चात व बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को क्या जानना आवश्यक है? सही क्रम में लगाएं। 1. लर्निंग आउटकम की सूची, 2. समूह निर्धारण, 3. समय सारिणी, 4. अधिगम स्तर संबंधी सूची। तो आकलन के पश्चात व शिक्षण से पूर्व हमें जिस क्रम में तैयारी करनी है वह क्रम लिखना है। तो सबसे पहले हम अधिगम स्तर संबंधी सूची तैयार करेंगे, जो कि नंबर 4 पर लिखा है। फिर हम बच्चों को प्राप्त अंकों के आधार पर समूह में बांटेंगे, यानी कि समूह निर्धारण करेंगे, जो कि नंबर 2 पर लिखा है। फिर लर्निंग आउटकम की सूची तैयार करेंगे कि बच्चों को कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति करवानी है, जो कि नंबर 1 पर लिखा है। और फिर अंत में समय सारिणी का निर्माण करेंगे कि बच्चों को कब क्या पढ़ाना है, जो कि नंबर 3 पर है। तो सही क्रम होगा 4, 2, 1, 3। ये इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा हेतु बच्चों को कितने ग्रुप में बांटना है? 4 विकल्प हैं, 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है 3। 3 समूह में हमें बच्चों को बांटना है। पांचवा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समूह 3 में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चों को रखा जाएगा? 4 विकल्प दिए हैं, कक्षा 1 से 3, कक्षा 4, 5, कक्षा 1, 2 या कक्षा 6, 7। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 6, 7। प्रश्न 6 है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता एवं बच्चों की क्रियाशीलता का अनुपात लगभग होना चाहिए। तो यह जो प्रश्न है यह थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये हमें थोड़ा सोचने समझने के लिए मजबूर करता है, थोड़ा सा घुमावदार है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है कि एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए, बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता भी 5 से 10% होनी चाहिए, और बच्चों की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए 75 से 80%। और यहाँ पे हमें अनुपात बताना है, और जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में अनुपात होना चाहिए। तो जैसे अगर 40 मिनट का पीरियड है तो 5 मिनट शिक्षक की क्रियाशीलता होनी चाहिए, 30 मिनट बच्चों की क्रियाशीलता होनी चाहिए, और आखिर के जो 5 मिनट होंगे पीरियड में वो बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता इसमें होनी चाहिए।
तो अगर हम जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1:1:6, यानी कि 1:6 का अनुपात होगा। तो विकल्प तीसरा सही उत्तर है। 7वां प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण हेतु बनाए जाने वाले प्रश्न पत्र में उच्च प्राथमिक स्तर व प्राथमिक स्तर पर क्रमशः कितने प्रश्न देने का प्रावधान है? इसके 4 विकल्प हैं 25, 15, 15, 25, 25, 25 या 15, 15। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र में 15 प्रश्न देने हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न होंगे। तो क्योंकि हमें क्रमशः लिखना है, क्रम से लिखना है, तो पहले उच्च प्राथमिक स्तर और बाद में प्राथमिक स्तर के प्रश्नों की संख्या लिखी जाएगी। तो इसका उत्तर है 25, 15। 8वां प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण हेतु बनाए जाने वाले प्रश्न पत्र में ज्ञानात्मक, तर्कात्मक, अनुप्रयोगात्मक व बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत किस प्रकार होना चाहिए? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताया गया है कि ज्ञानात्मक प्रश्न 20% होंगे, तर्कात्मक 10%, अनुप्रयोगात्मक 20% और बोधात्मक प्रश्नों की संख्या 50% होगी। तो जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में अगर लिखेंगे तो इसका विकल्प, पहला विकल्प सही होगा। 20%, 10%, 20%, 50%। 9वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण तकनीक का किस सप्ताह में प्रयोग किया जाना चाहिए? 4 विकल्प हैं, तीसरे, चौथे, 5वें या 6वें। तो इसका सही उत्तर है तीसरे सप्ताह में प्रयोग किया जाना चाहिए प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण तकनीक का। तो पहला विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि के क्या संभावित परिणाम या लाभ होते हैं? 4 विकल्प हैं, बच्चों को यह पता चलेगा कि उन्हें किस क्षेत्र में और मेहनत करनी है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे सीखने और प्रतिभागिता करने के लिए तत्पर होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें सकारात्मक प्रतिपुष्टि से होती हैं, संभव हैं। तो इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण शिक्षण तकनीक का किस सप्ताह में प्रयोग करना उचित होगा? 4 विकल्प हैं, चौथे सप्ताह, छठे सप्ताह, 5वें सप्ताह व 7वें सप्ताह या छठे व 7वें सप्ताह में। तो इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है 5वें सप्ताह व 7वें सप्ताह में। 12वां प्रश्न है, लर्निंग आउटकम है। 4 विकल्प दिए हैं, परिणाम आधारित लक्ष्य, शिक्षण आधारित लक्ष्य, शिक्षण तकनीक आधारित लक्ष्य या नवाचार आधारित लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है परिणाम आधारित लक्ष्य। 13वां प्रश्न है, वह बच्चे जो 50 दिवसीय ध्यान आकर्षण शिविर में अच्छी प्रगति दिखाते हैं उनको 4 विकल्प दिए हैं, अगली कक्षा में प्रोन्नत करेंगे, अगले समूह में प्रोन्नत करेंगे, प्रेरक छात्र बनाकर अन्य छात्रों को सिखाने में मदद लेंगे या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अगले समूह में प्रोन्नत करेंगे। 14वां प्रश्न है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने से क्या होता है? 4 विकल्प हैं, समय बर्बाद होता है, अनुशासनहीनता की संभावना बढ़ती है, बच्चे सोचने या चिंतन करने के लिए सजग होंगे या शिक्षक के विषयगत ज्ञान की जांच होती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चे सोचने या चिंतन करने के लिए सजग होंगे। 15वां प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? 4 विकल्प हैं, ब्लॉक से प्राप्त होगा, संकुल शिक्षक, ARP या शिक्षक स्वयं। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक स्वयं।
16वां प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षा में कक्षा 7 के किसी छात्र के प्राप्तांक 25 हैं तो उसे किस समूह में रखा जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, समूह ए, समूह बी, समूह सी या समूह डी। तो समूह ए में तो वो बच्चे आएंगे जिनके 35 से 75 के बीच अंक होंगे। समूह बी में 26 से 34 अंक लाने वाले बच्चे होंगे और समूह सी में 25 अथवा 25 से कम अंक लाने वाले बच्चों को रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है समूह सी। 17वां प्रश्न है, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग एक अच्छी शिक्षण तकनीक कही जा सकती है क्योंकि 4 विकल्प हैं, आसानी से उपलब्ध होती है, मुफ्त या कम पैसों में मिल जाती है, इनके टूटने फूटने या नष्ट होने पर किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता, या उपरोक्त सभी। तो जो ऊपर के तीनों पहले 3 विकल्प हैं, तीनों की तीनों परिवेशीय संसाधनों के उपयोग के लिए बिल्कुल सही हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षा के दौरान शिक्षक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, बच्चों की सहायता हेतु प्रश्न पत्र पढ़कर समझाएं। दूसरा, कक्षा का माहौल हल्का बनाएं। तीसरा, बच्चों के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी या पन्ने अवश्य हों। चौथा, बैठक व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे नकल ना कर सकें। पांचवा, उपरोक्त सभी। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथे पॉइंट का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है कि बच्चों की सहायता हेतु प्रश्न पत्र पढ़कर समझाएं, ये गलत है। बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़कर नहीं समझाना है, वो अपने आप पढ़ेंगे। तो क्योंकि पहला गलत है तो इसलिए पांचवा भी नहीं होगा इसका। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा 2, 3, 4। 19वां प्रश्न है, कार्यपत्रकों यानी कि वर्कशीट से लाभान्वित होंगे। 4 विकल्प हैं, शिक्षक, छात्र, अभिभावक या कोई नहीं। तो कार्यपत्रकों से छात्रों को ही लाभ मिलेगा, इसका उत्तर होगा छात्र। अंतिम प्रश्न है, इस परीक्षा का आयोजक कौन है। तो यह परीक्षा डाइट द्वारा आयोजित की गई है और डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने अच्छे से परीक्षा दी होगी और मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अग्रिम परीक्षाओं के लिए शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर नमस्कार।